हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 12th में आप लोगों का चैप्टर चल रहा है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज, है ना। तो मानव स्वास्थ्य के बारे में आप सभी को बहुत अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ मैं कि जब हम किसी स्वस्थ व्यक्ति की बात करते हैं तब हम उसके ओवरऑल हेल्थ की बात करते हैं, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, फिजिकल, मेंटल और सोशल स्वास्थ्य, यानी कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक व्यवहार जो उसका मिला जुला के एक रूप सामने आता है, उसे हम स्वस्थ या स्वास्थ्य की परिभाषा दे सकते हैं। सामान्य तौर पर स्वास्थ्य से संबंधित कुछ सामान्य रोगों के बारे में हमने चर्चा की है, तो हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। उसको क्विक रिवाइज करते हुए आज हम एमीबियासिस के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, क्लास 12th में आप लोगों का चैप्टर चल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, है ना। बच्चों, इस चैप्टर में आपको स्वास्थ्य के बारे में और सामान्य तौर पर होने वाले रोगों के बारे में बात करनी है। तो स्वास्थ्य क्या होता है सबको पता है, लेकिन अगर हम बात करें कि क्लियर तौर पर स्वास्थ्य हम किसे कहते हैं, तो हम अगर बीमार नहीं हैं तो हम स्वस्थ हैं, ऐसा सत्य नहीं है। अगर हम बीमार नहीं हैं तो भी हम स्वस्थ नहीं हैं। हम स्वस्थ तब कहलाएंगे जब स्वास्थ्य को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया गया है। जब लोग स्वस्थ होते हैं तो इससे कार्यकुशलता बढ़ती है और इससे उत्पादकता भी बढ़ती है, यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य जो है वो व्यक्ति को लंबी उम्र देता है और शिशु और मातृ मृत्यु दर, यानी कि इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को भी कम करता है। स्वास्थ्य संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता और नियमित व्यायाम के द्वारा अच्छा स्वास्थ्य जो है वो बनाया जा सकता है। स्वास्थ्य किन चीजों से प्रभावित होता है? आनुवांशिक विकार यदि हो, यानी कि किसी तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर हो तो स्वास्थ्य प्रभावित होता है। संक्रमण हो जाए किसी भी प्रकार का, यदि इन्फेक्शन हो जाए तो भी स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है। आहार, आराम और व्यायाम सहित जीवन शैली, नशीली दवाओं के और शराब के सेवन से भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। रोगों को दो तरीके के रोगों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ऐसे जो इन्फेक्शियस डिजीजेज और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस में मैंने आपको सामान्य जुकाम बताया, आप सभी जानते भी हैं, और गैर संक्रामक में आप कैंसर को रख सकते हैं। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं, और ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते नहीं हैं, प्रसारित नहीं होते हैं, गैर संक्रामक रोग कहलाते हैं। कैंसर क्या है? कैंसर एक ऐसा गैर संक्रामक रोग है जो मौत का कारण बनता है। ठीक है, अब हम सामान्य तौर पर पाए जाने वाले कुछ कॉमन डिजीजेस के बारे में हमने बात कर ली है, तो हम क्विक रिवाइज करेंगे। हम सबसे पहले बात करें टाइफॉइड के बारे में, जिसको हम अंतर ज्वर कहते हैं। इंसान में पाए जाने वाले रोग जो हैं वो बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ, हेलमिन्थ्स आदि से संबंधित जीव मनुष्यों में बीमारियों का कारण बनते हैं। ऐसे रोग पैदा करने वाले जीवों को रोगजनक या पैथोजन कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइफॉइड या अंतर ज्वर के बारे में। तो टाइफॉइड क्या है बच्चों? टाइफॉइड एक ऐसा बुखार है कि जो बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। इसका पैथोजन यानी रोगजनक कौन है? इसका पैथोजन या रोगजनक है सैल्मोनेला टाइफी नाम का जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया। प्रभावित अंग इसमें छोटी आंत और रक्त के माध्यम से अन्य अंगों में ये बुखार चला जाता है। संचरण की विधि क्या है, यानी कि फैलता कैसे है? भोजन और पानी यदि कंटामिनेटेड है और उसको कंज्यूम कर लिया जाए तो पानी और भोजन के, कंटामिनेटेड भोजन और पानी के इन्फेक्शन से ये टाइफॉइड नाम का बुखार जो है वो होता है, अगर उसको कंज्यूम किया जाए। तो इसके क्या क्या लक्षण हैं बच्चों?
इसके लक्षणों के बारे में यदि हम बात करें तो तेज बुखार का आना, कमजोरी, पेट दर्द, कब्ज यानी पेट का ठीक न रहना, मोशन का ठीक न रहना, सिर दर्द और भूख ना लगना, ये इसकी लक्षण हो सकते हैं। कभी कभी बहुत सीवियर केस में आंतों में छेद हो जाने से मृत्यु तक हो सकती है। और टाइफाइड की टेस्ट और टाइफाइड का पुष्टि कैसे होती है? विडाल टेस्ट के द्वारा होती है, जो कि एक ब्लड सैंपल द्वारा लिया गया टेस्ट है, जिसे ब्लड का सैंपल लेते हैं और उसे विडाल टेस्ट करके टाइफाइड का, सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की मौजूदगी का शरीर में पता लगाया जा सकता है। दूसरी बीमारी थी जो मैंने आपको बताई थी, वो है निमोनिया। निमोनिया में जो पैथोजन कारक होता है, रोग कारक होता है, उसको हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी कहते हैं। तो प्रभावित अंग, इनमें फेफड़ों के अल्वियोलाई यानी कि वायु कोश जो है वो फ्लूइड से भर जाते हैं, फ्लूइड फिल्ड वायु कोश हो जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। ये सामान्य है और ये निमोनिया के साथ वाला है जिसमें फ्लूइड फिल्ड हो गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ पे असर हो रहा है। देखिए, मेनिंजाइटिस पे असर हो रहा है, आपका साइनसाइटिस पे असर हो रहा है, इपिग्लॉटिस पे भी असर हो रहा है, ट्राइकोब्रोंकाइटिस पे भी असर हो रहा है, और आपका लास्ट में लंग्स में भी पहुंच गया तो निमोनिया आपका हो गया फेफड़े में। ठीक है, ये जो निमोनिया होता है बच्चों, इसके संचरण के क्या कारण है? संक्रमित, अगर एक्सरे शीट देखी जाए तो इस तरीके का फेफड़ा दिखाई पड़ता है, जहाँ पे डार्क इन्फ्लेम्ड एयर स्पेसेस फिल्ड विद फ्लूइड हो जाते हैं, और नॉर्मल एयर स्पेसेस कुछ इस प्रकार के होते हैं। तो अगर एक्सरे देखा जाए तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, संचरण के कारण क्या क्या हो सकते हैं? संक्रमित व्यक्ति द्वारा यदि हवा में छोड़ी गई बूंदें अगर अपने शरीर में सांस के माध्यम से कोई व्यक्ति ले ले तो ये बीमारी फैलती है। लक्षण इसके क्या हैं? बुखार, ठंड का लगना, खांसी और सर दर्द इसका लक्षण है। गंभीर मामलों में उंगलियों के नाखून नीले और हल्के काले रंग के होने लगते हैं। हम बात करेंगे नेक्स्ट सामान्य जुकाम की। आप सभी बच्चों ने जो भी नोट्स बनाया है उसके साथ आप इसको मैच करते हुए चलेंगे। सामान्य जुकाम की बात करेंगे हम। इसका रोग जनक है राइनो वायरस। हाँ, राइनो वायरस इसका रोग जनक है। प्रभावित अंग है इसके नाक सहित श्वसन मार्ग, यानी कि आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, नाक सहित जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो प्रभावित अंग है। प्रेषण का कारण क्या है? संक्रमित व्यक्ति द्वारा हवा में छोड़ी गई बूंदों को सीधा सांसों के माध्यम से शरीर के अंदर लेना क्या कहलाता है? सामान्य जुकाम कहलाता है। कलम, किताबों, कप जैसी दूषित वस्तुओं के संपर्क में आ जाना क्या कहलाता है? सामान्य जुकाम कहलाता है। का लक्षण क्या है? नाक का जमना और बहना, गले में खराश, स्वर बैठना, यानी सब कहते हैं आवाज बैठ गई है, तो वो वाला स्थिति होना जब आवाज में हॉर्सनेस आ जाती है, खांसी होना और थकान रहना। और सामान्य जुकाम आमतौर पर 3 से 7 दिनों तक रहता है ना। तो इसके लक्षण जो है वो 3 से 7 दिनों तक दिखाई पड़ते हैं। ये आपको बहुत जल्दी जल्दी मैंने रिवाइज करवा दिया, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, ये पूरा आज हम रिवाइज करेंगे अच्छी तरह से। मलेरिया, मलेरिया का रोग जनक है आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि सबसे ज्यादा मैलिग्नेंट मलेरिया कौन से स्पीसीज के कारण फैलता है? तो वो फैलता है आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के कारण। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? सबसे पहले मनुष्य का लीवर यानी कि यकृत इससे प्रभावित हो जाता है, यानी कि जब ये परजीवी मनुष्य के शरीर में एंट्री करता है, जब ये परजीवी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले लीवर में जाकर के वहां पर अपनी संख्या को बढ़ाता है और उसके बाद वो आरबीसीज पर अटैक करता है, यानी कि खून पे अटैक करता है, ब्लड में मौजूद लाल रुधिर कणिकाओं पर ये अटैक करता है। संचरण का कारण क्या है? मादा एनोफ्लीज यानी फीमेल एनोफ्लीज मच्छर जो वेक्टर है यानी करियर है, उसके काटने से ये रोग
फैलता है। सिम्टम्स इसके क्या हैं? मलेरिया के सिम्टम्स में सबसे मुख्य तौर पर तेज बुखार का होना और अल्टरनेट डेज पर बुखार का आना, ठंड लगना, बुखार हर वैकल्पिक दिन पर होता है और उल्टी भी होती है। सिम्टम्स क्या क्या है मलेरिया के? आप देख रहे हैं कि पूरे के पूरे शरीर पर यह प्रभाव डाल रहा है, अलग अलग हर सिस्टम पे ही प्रभाव डाल रहा है। मलेरिया के सिम्टम्स में यदि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो सर दर्द के रूप में वो सामने आता है, हेडेक के रूप में सामने आता है। सिस्टमेटिक सिम्टम की बात करें तो फीवर आता है एक नियत अंतराल पे, अलग अलग दिनों में, अल्टरनेट डेज पर, मतलब एक दिन आएगा 2-3 दिन नहीं, फिर एक दिन, फिर 2-3 दिन नहीं। ऐसा क्यों होता है? फीवर तभी आता है जब ब्लड में हीमोजोइन वाला केमिकल रिलीज होता है। अगर हम मांसपेशियों की बात करें, मसल सेल्स की बात करें, तो फटीग और पेन, बहुत दर्द के साथ थकान का अनुभव होता है। ये मस्कुलर जो सिस्टम है उस पर प्रभाव डालता है। बैक पेन होने लगता है बहुत ज्यादा, मतलब कमर के दर्द की शिकायत महसूस की जाती है। और स्किन में, त्वचा में क्या असर होता है? चिल्स और स्वेटिंग होती है, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा ठंड का लगना, कभी बहुत ज्यादा ठंड का लगना और कभी पसीने का आ जाना, है ना। तो ये मलेरिया के लक्षण हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर क्या असर होता है? ड्राई कफ होता है, यानी कि कफ होता है लेकिन ड्राई होता है। स्प्लीन यानी प्लीहा के साथ क्या होता है? प्लीहा में एनलार्जमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लीहा में एनलार्जमेंट हो जाता है। और लास्ट यानी कि बहुत ज्यादा सारे सिम्टम्स के साथ साथ पेट पर भी असर देखा गया है। नाउशिया और वोमिटिंग का लक्षण जो है वो मुख्य रूप से मलेरिया में देखा गया है। उल्टी का महसूस होना लगातार और नाउशिया से फीलिंग होना, मतलब आपको ड्राउजीनेस सी महसूस होगी, आपको उलझन सी महसूस होगी बहुत ज्यादा, या घबराहट कह सकते हैं, इस तरीके की सिचुएशन हो जाती है। तो ये लक्षण है किसके? मलेरिया के। अब मलेरिया के बारे में हम सभी ने बात कर ली थी बच्चों। आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। आज हम उसको रिवाइज कर रहे हैं जस्ट, ताकि आपका कहीं कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि मलेरिया का जो परजीवी है उसका जीवन चक्र 2 होस्ट की जरूरत होती है, मतलब उसमें उनको 2 पोषक की आवश्यकता होती है। यदि 2 पोषक नहीं मिलेंगे तो उस परजीवी का जीवन चक्र जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा, है ना। मॉस्किटो का जीवन चक्र, मॉस्किटो जो है वो इस परजीवी को अपने शरीर के अंदर लेता है, उसको पोषण देता है, ठीक है। और ह्यूमंस पर भी अटैक करके वो क्या करता है? अपने लिए पोषण ले लेता है। परजीवी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये मच्छर को भी नुकसान पहुंचा रहा है और मनुष्य को भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो ऐसा जीव जो साथ में जीवन गुजार रहा है अपना, लेकिन अपने होस्ट को ही नुकसान पहुंचा रहा है, वो परजीवी कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मच्छर एक सामान्य जो सबको पता है, सामान्य तौर पर आई होप आप सबको भी पता होगा। यदि हम बात करें मलेरिया कैसे होता है तो आप बताएंगे कि मलेरिया जो है वो फीमेल एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। फीमेल एनोफ्लीज मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी होता है जो उसकी लार में मौजूद होता है, और जब मच्छर डंक मारता है तो उसकी डंक के साथ थोड़ी लार जो है वो हमारे शरीर में एंट्री कर जाती है, जिसके कारण वहीं उसी जगह पे जहां मच्छर ने काटा बहुत मोटा सा स्वेलिंग हो जाती है, थोड़ी सी कड़ी कड़ी सी। वो केवल इसलिए होता है कि डंक मारने के बाद लार के साथ ये परजीवी आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। उसके बाद वो जो परजीवी शरीर में प्रवेश करता है वो डिप्लॉयड स्टेज में होता है, यानी कि स्पोरोजॉइट्स स्टेज में होता है। स्पोरोजॉइट्स इंजेक्टेड विद मॉस्किटो बाइट, वो जाते हैं लीवर में, वहां पर अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। उसके बाद बहुत सारे होने के बाद ब्लड में मौजूद लाल रुधिर कणिकाओं या रेड ब्लड सेल्स पे क्या करते हैं? अटैक करते हैं, और उसके बाद
क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स जो है वो बर्स्ट हो जाती हैं। अब जब रेड ब्लड सेल्स बर्स्ट हो जाती हैं, उसी समय पर एक हीमोजोइन नाम का केमिकल रिलीज होता है ब्लड के अंदर, और जिसके कारण हमें बहुत तेजी से ठंड लगती है और फीवर भी आ जाता है। ठीक है, जब रेड ब्लड सेल्स के बर्स्ट हो जाने के बाद, क्योंकि स्पोरोजॉइट्स से उसमें होता है आपका मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन, और फिर ये गेमिटोसाइट्स में बदल जाते हैं, और फिर से यदि कोई सामान्य मतलब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो भी जो ठीक ठाक हो, जो इन्फेक्टेड ना हो, वो भी अगर आके किसी बीमार व्यक्ति को काट लेता है, तो उसके अंदर ये परजीवी जो है वो ट्रांसफर हो जाता है गेमिटोसाइट्स के रूप में। पैरासाइट सक्ड अप, खून चूसता है तो खून में ही मौजूद है ये पैरासाइट्स, वो मच्छर के शरीर में चले जाते हैं और मच्छर की आंतों में जाकर के oocysts का डेवलपमेंट होता है। स्पोरोजॉइट्स जो है वो डेवलप होते हैं oocyst के रूप में, और oocyst में फिर बहुत सारे स्पोरोजॉइट्स बन जाते हैं, और आंतों में ये होने के बाद फिर से वो मच्छर की लार ग्रंथियों में चले जाते हैं, और लार ग्रंथियां के अंदर वो परजीवी मौजूद होते हैं। फिर से जब मच्छर वो किसी भी इंसान को, स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तो उसको भी बीमार कर देता है, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया कि मच्छर इसमें इस परजीवी को यानी प्लाज्मोडियम को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 2 होस्ट की आवश्यकता होती है, वो है मनुष्य और मच्छर। यानी दोनों होस्ट अगर नहीं मिलेंगे तो उसका जीवन चक्र कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सभी बच्चों ने आई होप कि ये वाला फ्लो चार्ट बिल्कुल ऐसे ही सुंदर तरीके से बना लिया होगा, और कहीं कुछ समझ में नहीं आने पर बच्चों आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से पूछ सकते हैं मुझसे। आई होप कि आपने ये वाला डायग्राम बनाया होगा। ये वाला जो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल है आपको एज इट इज बनाना है, ताकि आपको इसमें मार्क्स अच्छे मिले, और आप कोशिश करेंगे कि कलर्ड पेन्स का यूज करेंगे, ब्लू वाली जगह पे ब्लू कलर पेन का यूज कर लेंगे, और जहाँ पे आपको जैसा जरूरत महसूस हो आप कलरफुल पेन्स का भी यूज कर सकते हैं, ताकि आपको उसमें मार्क्स अच्छे मिले। क्योंकि जो भी आप कॉपी लिखेंगे जब वो प्रेजेंटेबल होगी तो आपको मार्क्स उसमें अच्छे मिलेंगे। मलेरिया परजीवी का जो जीवन चक्र है बच्चों, मलेरिया परजीवी को अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए 2 मेजबान मनुष्य और एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज की आवश्यकता होती है। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से स्पोरोजॉइट्स का इंजेक्शन लगाने से शुरू होता है, और परजीवी शुरू में यकृत कोशिकाओं के भीतर कई गुना किया जाता है, और फिर रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाओं पर हमला करता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उनका टूटना होता है। फटे हुए आरबीसी से हीमोजोइन नाम का एक विषैला पदार्थ निकलता है। ये सर्द और तेज बुखार के लिए जिम्मेदार होता है। संक्रमित मानव से परजीवी रक्त को काटने और चूसने के दौरान एनोफिलीज मच्छर के शरीर में प्रवेश करता है, और एनोफिलीज मच्छरों के शरीर में और क्या होता है, विकार होता है। मादा मच्छर जो है वो रक्त के भोजन के साथ गेमिटोसाइट्स को सक कर लेती है, और मच्छर की आंत में युग्मक बनता है। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद, यानी निषेचन की प्रक्रिया के बाद युग्मक का निर्माण हो जाता है। ये स्पोरोजॉइट्स फिर से मच्छर की लार ग्रंथियों में चले जाते हैं, और जब ये मच्छर काटता है तो एक और मानव स्पोरोजॉइट्स इंजेक्ट किया जाता है ना। आई होप कि सभी बच्चों को ये एकदम क्लियर हो गया होगा। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होने पर आपको चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से अपना क्वेश्चन पुट ऑन करना है। आज ये सेशन में हम लोगों ने जो भी बीमारियों के बारे में जान लिया था उसको क्विक रिवीजन किया, और मलेरिया के बारे में भी हमने एक बार पूरा रिवाइज किया और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की मैंने आपको। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, और मैंने आपको ये भी रिक्वेस्ट की कि जो भी आपको फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स शो किए जाते हैं स्क्रीन पे,
उसको आप बना लें, बनाने की कोशिश करें और एग्जाम में भी उसको लिखें ताकि उससे आपके मार्क्स जो है वो अच्छे आ सकें। बच्चों, अभी तक हमने सामान्य जुकाम, टाइफॉइड और अन्य बीमारियों के बारे में बात कर ली। अब हमें बात करनी है किसके बारे में? अमीबियासिस या अमीबिक पेचिश के बारे में। हमें किसके बारे में बात करनी है? अमीबियासिस या अमीबिक पेचिश के बारे में बात करनी है। तो ये जो मनुष्य की लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले एंटामीबा हिस्टोलिटिका, क्या है नाम? एंटामीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोन पैरासाइट से अमीबियासिस होती है ना? अमीबिक डिसेंट्री होती है। तो ये अमीबिक डिसेंट्री में क्या क्या होता है? इसका रोग जनक है, यहाँ पे हम बात करेंगे, रोग जनक है इसका एंटामीबा हिस्टोलिटिका। क्या है इसका रोग जनक? एंटामीबा हिस्टोलिटिका, जो कि एक प्रकार का प्रोटोजोअन परजीवी है। सबसे पहले क्या लिखना है? इसका पैथोजन है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको सामने दिखाई दे रहा है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, और इसका पैथोजन जो है वो एक प्रोटोजोअन है। ठीक है। प्रभावित अंग क्या है इसके? इससे आदमी की बड़ी आंत प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है? बड़ी आंत प्रभावित होती है। इसका प्रेषण कैसे होता है? मक्खियों से फैलने की संभावना होती है इसमें। क्या होता है? मक्खियों से फैलने की संभावना होती है। पानी और भोजन का मल संबंधित पदार्थ से दूषित होना। इसका मतलब एक व्यक्ति से ये फैलता कैसे है? तो ये क्या होता है कि अगर पानी कंटामिनेट हो जाए तो उससे यूज करे दूसरा व्यक्ति, तो उससे जो है ये बीमारी फैलती है। तो ह्यूमन की बड़ी आंत में पाए जाने वाले एंटामीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोन पैरासाइट से कौन सी बीमारी होती है? अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री नाम की बीमारी होती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके लक्षण क्या हैं? लूज मोशन होना या कॉन्स्टिपेशन हो जाना, यानी कि या तो पेचिश का लग जाना या कब्ज होना, अच्छी तरह से पेट साफ ना होना, एब्डोमेन में दर्द होना, पेट में दर्द होना, क्रैम्प होना यानी कि ऐंठन होना, स्टूल में एक्सेस म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स का आना। कभी कभी क्या होता है कि पॉटी के साथ साथ खून भी आ जाता है ना? अधिक श्लेष्मा यानी अधिक म्यूकस के साथ रक्त के थक्के के साथ मल का आना। तो ये क्या है? ये आपका अमीबियासिस है। अमीबियासिस में आपको जो पॉइंट्स नोट करने हैं वो क्या है? ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले एंटामीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोन पैरासाइट से अमीबियासिस होती है। और सिम्टम्स में कॉन्स्टिपेशन है, एब्डोमेन में दर्द है, क्रैम्प है, स्टूल में एक्सेस म्यूकस है और ब्लड क्लॉट्स हैं। हाउस फ्लाइज जो है यानी कि घर में पाई जाने वाली जो मक्खियां हैं, ये वो इस बीमारी के मैकेनिकल कैरियर हैं और पैरासाइट को इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस से फूड और उसके प्रोडक्ट्स तक ले जाकर के उन्हें क्या कर देती हैं? कंटामिनेट कर देती हैं। मतलब पहले तो वहां फीसेस पर बैठेंगी, उसके बाद आपके भोजन पे, और वो संदूषित हो जाएगा भोजन। इसीलिए हर चीज को ढक के रखना चाहिए और मक्खियों से अपने खान पान की चीजों को हमेशा बचाना चाहिए। तो जब वो कंटामिनेट हो जाती हैं तो फीकल मैटर द्वारा कंटामिनेटेड फूड और वाटर इस इन्फेक्शन का मेन सोर्स होते हैं, है ना? तो सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे कि ये रिवीजन नहीं है, ये आपको आज कराया गया है, तो इसको आपको नोट करना है। आज अपनी नोटबुक में नोट करेंगे अमीबियासिस या अमीबिक पेचिश के बारे में। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने पूरे सेशन में जो भी हमने पढ़ा था सामान्य रोगों के बारे में, उसको रिवाइज किया और मैंने आपको आज अमीबियासिस के बारे में बताया कि अमीबियासिस, या हम जिसको कह सकते हैं, कभी कभी आपने जाना होगा कि लूज मोशन होने लगते हैं ब्लड के साथ, है ना? तो ये वाली सिचुएशन अमीबियासिस की होती है। अगले डिजीज के बारे में हम अगले सेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी समय इतना नहीं बचा कि हम अगला डिजीज कंप्लीट और कवर कर सकें।
तो आज की क्लास में आप सभी ने जो भी पढ़ा, आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा अच्छी तरह से। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप चैट के माध्यम से, हैंड रेज के माध्यम से, या सेशन के बीच में भी, इवन मैं आपको अलाउ करती हूँ हमेशा ही कि सेशन के बीच में भी आप कोई क्वेश्चन पुट ऑन करें, तो उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो वहीं पे सॉल्व कर दिया जाता है, और अगर टॉपिक से अलग क्वेश्चन है तो उसको अगले सेशन में उस टॉपिक के साथ आपको समझाने की कोशिश की जाती है। आज के सेशन में जो भी आपने पढ़ा, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, आप सबने नोट्स भी बनाया होगा। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। अमीबियासिस आपका कंप्लीट हो गया है। अगले सेशन में हम एस्केरियासिस के बारे में बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।